हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी की। रासायनिक संयोजन के नियमों को हमने पढ़ा था, जिसमें जहाँ पर हमने ये जाना कि जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं वो 5 तरह के हैं, जिसमें से 2 नियमों की हमने स्टडी कर ली है। पहला लॉ हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको समझना काफ़ी इजी था। और दूसरा लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, और इसे भी समझना काफ़ी इजी था। लेकिन आज हम स्टडी करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के तीसरे नियम का, और रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जो जॉन डाल्टन ने 1803 में इसे दिया था। देखिए, ये जो लॉ है इसे समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से 100% इसे समझने में ना दें, पूरी तरह से अगर ध्यान ना दें, तो फिर इसे समझना थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ठीक है। और बाकी अगर आप 100% से इस लेक्चर वीडियो को अगर देखते हैं तो फिर आपको इस लॉ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो क्या है ये लॉ? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। और इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं, और डिफिनीशन में जितने जो भी लाइनें लिखी हुई हैं इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे इस लॉ को। तो क्या है डिफिनीशन? गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप कि गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। यानी अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं और वो आपस में अगर कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, तो उस केमिकल कंपाउंड को बनाने में जो एक एलिमेंट है उसका डिफिनिट मास और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से क्या करता है, कंबाइन करता है। और लास्ट में क्या मिलेगा, जो सेम एलिमेंट हैं, जो सेम तत्व हैं, उनका एक सरल या फिर गुणित अनुपात हमें प्राप्त होता है, सिंपल रेशियो हमें प्राप्त होता है। तो ये तो डिफिनीशन है। अभी आप अच्छी तरह से लॉ को समझे नहीं, ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, फिलहाल हमने दिमाग में रखना है दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, और जो यौगिक बनेंगे ना, उसमें एक विशेषता क्या होगी, उसमें विशेषता ये होगी, उसमें एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हमेशा सदैव दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर रहा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो 2 तत्व ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 2 तत्व ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन। जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, क्या होगा, संयोग करके क्या होगा, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं और ये 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं। तो 2 यौगिक बनाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा यौगिक बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 तत्व कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, 2 यौगिक बना रहे हैं। एक बन रहा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगली लाइन पे आ जाइए। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। इसे समझना है थोड़ा सा। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। ठीक है, तो मास की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है, तो मास को देखते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हम देखें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, कार्बन का प्रमाणिक द्रव्यमान कितना होगा, 12 होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एटम ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अगर 2 और कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात की, अगर मास के अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 12:16। 12 किसका एटॉमिक मास है, कार्बन का है, 16 किसका है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, प्रमाणिक द्रव्यमान है। दूसरा यौगिक है कार्बन और ऑक्सीजन का, दूसरा यौगिक क्या बनाता है, CO2। CO2 में मास देखते हैं, CO2 में C का एक एटम है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12। लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2।
एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है तो कितना होगा 32 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12 रेशियो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है 12:32, 12 अनुपात कितना है 32 है। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन की मात्रा कितनी है CO में 12 है, एटॉमिक मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 12 है, CO2 में कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 है, तो एक तत्व का द्रव्यमान तो बराबर है यानी निश्चित है। यहाँ पे क्या लिखा है एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, तो निश्चित किसका है कार्बन का है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी मास कितना है 12 है। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरा तत्व कौन है ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है भिन्न भिन्न द्रव्यमान। तो यही तो नियम है। नियम क्या कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा 3 4 5 भी हो सकते हैं यौगिक, ठीक है, तो क्या होगा एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हमेशा दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्या कर रहा होगा संयोग कर रहा होगा। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, कार्बन का 12 यहाँ भी है, कार्बन का 12 यहाँ भी है, दूसरे तत्व का द्रव्यमान कैसा होगा भिन्न भिन्न, ऑक्सीजन का यहाँ 16 है, यहाँ अलग है कितना है 32 है। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से क्या कर रहा है संयोग कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और लास्ट वाली लाइन क्या है, लास्ट वाली लाइन है आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होती है। सरल अनुपात कैसे बनेगा देखिए, कार्बन कितना है, कार्बन और कार्बन का रेशियो कितना है दोनों यौगिक में 12:12, या फिर सिंपल कर देता हूँ 1:1। ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 32, या फिर सिंपल कर दें इसे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, एक अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो 1:2 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1:2 का तो डिफरेंस है। इसीलिए कहा गया है कि आपस में सदैव एक सरल या फिर गुणित अनुपात में होते, एक सिंपल रेशियो में ये होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपको इसे दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो डिफिनीशन है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जो भी डाउट होगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं गुणित अनुपात के नियम को समझने के लिए। एक और एग्जांपल हमारे पास है, 2 तत्व ले लिए हमने, 2 एलिमेंट ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे, कंबाइन होके 2 और मोर कंपाउंड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं H2O वाटर, और दूसरा कंबाइन होके क्या बनाएंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और साथ ही ये नियम क्या कहता है, चलो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो 2 यौगिक तो हमारे बन गए, और दूसरा ये कह रहा है कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है हमेशा। ठीक है, तो देख लेते हैं द्रव्यमान। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम में 2 है तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर रहा है। ठीक है, यही तो लॉ कह रहा है, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है। अगर हम रेशियो देखें यहाँ पे दोनों में H का, तो यहाँ हाइड्रोजन 2:2, ऑक्सीजन का देखते हैं तो 16:32, सिंपल करेंगे तो 1:2। तो फिर यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है दूसरे तत्व का, जो डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन का, वो डिफरेंस क्या है बहुत कम है, इसलिए हम इसे कहते हैं सरल या गुणित अनुपात में होते हैं, सदैव आपस में सरल या गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अभी भी अगर 0.1% भी अगर डाउट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जो 3 कंपाउंड बना ले। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हमारे पास है सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, ये 3 यौगिक बनाएंगे, 3 कंपाउंड बनाएंगे। एक तो सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा मोनोऑक्साइड, दूसरा बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा बन जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। मास देख लेते हैं, सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16। यहाँ सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। यहाँ सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना है 48, क्योंकि 3 है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, निश्चित 32 32 32, दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से क्रिया करता है, अलग है, ये अलग है, यहाँ अलग है। तो 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे,
और उन यौगिकों में क्या होगा, देखने वाली बात कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हमेशा दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करेंगे और एक सरल अनुपात हमें मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 16, अनुपात यहाँ कितना है 32 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 48 है, सिंपल करोगे कितना हो जाएगा 1:2:3। तो एक सिंपल सा अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है, एक साधारण सा एक सरल सा अनुपात हमें प्राप्त हुआ। तो ये है गुणित अनुपात का नियम बच्चों, ठीक है। तो एक बार फिर से आपसे देख लीजिए, जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संयोजन के नियम है, उसमें हमारा तीसरा लॉ है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। क्या कहा था जॉन डाल्टन ने कि दो तत्व आपस में संयोग करेंगे, जब दो तत्व आपस में कंबाइन होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का जो फिक्स मास है, एक एलिमेंट्स का जो डिफिनिट मास है, वो दूसरे एलिमेंट्स के डिफरेंट मास से क्या करेगा, कंबाइन होगा, ठीक है। और एक सिंपल सा रेशियो हमें मिलेगा, एक सरल या गुणित अनुपात हमें प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसके लिए लीजिए। और साथ ही अब आप हमारे 2 लॉज और बचे हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले लॉ के साथ मिलते हैं। अगला लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो शायद 5 लॉ में से सबसे ज़्यादा परेशानी जिस लॉ को समझने में होती है वो हमारा अगला वाला लॉ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू ये लॉ लगभग क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लॉ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।